Hello everyone, my name is Rohit Singhal. I have secured All India rank 104 in CSIR NET JRF Chemical Sciences 2021 and I have also qualified GATE 2022. So in this video I am going to share my overall strategy and जो भी मैंने बुक लिस्ट थी वो फॉलो करी थी और किस तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर से कंप्लीट की है और उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स यानी एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से कंप्लीट की है। सो इस वीडियो में मैं कुछ पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम है क्या और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सो देखिए, एग्ज़ाम जो है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें सेक्शन ए है आपका जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम 15 अटैम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि ओवरऑल मैक्सिमम आपके 30 मार्क्स होते हैं। और आपका सेक्शन बी जो है और सेक्शन सी है वो आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होता है, यानी अपने केस में केमिकल साइंसेस में आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन बी में आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 35 यानी 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। तो आपके मैक्सिमम 70 मार्क्स इस सेक्शन बी में आपके बनते हैं। और जो सेक्शन सी है वहाँ पे काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 25 यानी 25 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। और हर क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होता है। सो इस तरीके से सेक्शन सी में मैक्सिमम मार्क्स जो आपके होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। तो जो सेक्शन ए है अपना 30 मार्क्स का, सेक्शन बी 70 मार्क्स और सेक्शन सी है अपना 100 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम है आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अभी हमने इसके पैटर्न को जाना कैसा होता है। अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम नेट जेआरएफ कर लेते हैं तो आगे हमें उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, नेट को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक नेट एलएस यानी लेक्चररशिप और दूसरा होता है नेट जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सो जो नेट एलएस है वो आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर टीचिंग कर सकते हैं। सो एलएस का ये बेनिफिट होता है। और जो जेआरएफ है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में कहीं भी जब पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो आपको वो एक स्टाइपेंड प्रोवाइड कराता है कि आप पीएचडी करते हुए आप एक अमाउंट जो है वो वहाँ से लेते हैं, जो लगभग 30 से 35-40 हज़ार के बीच का होता है। सो ये जेआरएफ होता है। सो वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपसे बुक लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो एक जो बुक लिस्ट है, जो अच्छी बुक लिस्ट होती है वो कम से कम होनी चाहिए। जैसे एक बहुत ही फेमस कोट है कि इट इज़ बेटर टू रीड 1 book 10 times देन रीडिंग 10 books for 1 time। सो जो बुक लिस्ट है वो बहुत ही छोटी से छोटी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे पोर्शन है हमें एक कॉमन बुक रखनी है, कम से कम बुक्स रखनी है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सो इनऑर्गेनिक के लिए आप हुई जो बुक है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी इनऑर्गेनिक में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए आप अजय कुमार सर वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो क्लेडन को ऑर्गेनिक का बाइबल बोला जाता है। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, क्लेडन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। फिर इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पुरी शर्मा पठानिया है, वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जैसे क्वांटम है और स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है एग्जाम में। तो आप क्वांटम के लिए आर.के. प्रसाद को रेफ़र कर सकते हैं और आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के बैनुअल को रेफ़र कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। सो इस तरीके से देखिए, बुक लिस्ट काफ़ी छोटी है, बट आप सिर्फ इन्हीं ही बुक्स को बार बार रिवाइज़ करते हैं, अच्छे से रेफ़र कर लेते हैं, तो आपको किसी और बुक की नीड नहीं है। तो ये हमारी बुक लिस्ट ही एंटायर। सो अब बात करते हैं कि बुक लिस्ट हमने देख ली तो जनरली क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कोचिंग की नीड है या फिर नहीं, क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। सो देखिए, इसके आप दोनों ही जवाब दे सकते हैं कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है और नहीं लेते तो भी आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर सकते हैं। सो अपन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी है, क्या करनी चाहिए, और अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं तो आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। जो अभी मैंने आपको बुक लिस्ट बताई वो एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच आपको देती है। अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं तो आपको सिर्फ यही बुक लिस्ट फॉलो करनी है और अच्छे से इनको रिवाइज़ करना है, आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और अब आती है बात कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो देखिए, कोचिंग बेनिफिशियल होती है,
लेकिन अगर आपने कोचिंग ली है तो वहाँ का मटेरियल भी काफ़ी होता है, तो उस टाइम पे आपको इतनी पूरी बुक लिस्ट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन बुक से हेल्प ले सकते हैं, बट आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की नीड नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपने कोचिंग ली है तो आप उसके नोट्स को अच्छे से पढ़िए, प्लस आपको कोई टॉपिक अगर वहाँ से कम लग रहा है तो आप बुक में से पढ़ लीजिए और बुक में से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं तो आपको ये जो बुक्स हैं मैंने बताई थी अभी, आपको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़नी है और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बट अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपको इन बुक्स को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इनमें से क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और इनको थोड़ा बहुत देखते चलना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमने बुक लिस्ट देख ली, हमने देख ली कोचिंग की नीड है या नहीं, अगर हम लेते हैं तो हमें क्या करना है और अगर कोचिंग नहीं लेते हैं तो हमें क्या करना है। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए जनरली आपको कई सारे टॉपर्स भी बताते होंगे कि आप कोई भी 2 पोर्शन कर लीजिए, यानी कि आप इनऑर्गेनिक फिजिकल या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, या फिर आप ऑर्गेनिक और फिजिकल को अच्छे से कर लीजिए। बाकी जो तीसरा पोर्शन है वो आप थोड़ा कम करेंगे तो भी आपको हो जाएगा। बट मैं कहता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप एक पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लीजिए, यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इन तीनों में से कोई एक है जिसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। आप दूसरा एवरेज भी कर जाते हैं ना तो भी आप इसको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में सक्षम होंगे, है ना। तो स्ट्रैटेजी यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, यानी कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है, उस पोर्शन में से आपने कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, तो आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। कोचिंग अगर आपने ली है तो आपको वहाँ से पढ़ना है, नहीं ली तो आपने बुक से पढ़ना है। आपने पढ़ा, बट आप सिर्फ पढ़ के मत छोड़ दीजिए उसको, है ना, बार बार रिवाइज़ करते रहिए। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आप रिवाइज़ कीजिए, फिर आपको क्या करना है कि थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद साथ ही ऐसा कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लीजिए, नेट के पिछले 5 से 7 सालों के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं जो कि इंटरनेट पर ईजिली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से लीजिए। और कोऑर्डिनेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। तो इससे क्या है, आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है और आगे मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करने वाला है। सो इस तरीके से अगर इस अप्रोच को आप रखते हैं तो आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। तो आप या तो, अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई भी एक पोर्शन है, जैसे इनऑर्गेनिक को थोड़ा इजी माना जाता है ऑर्गेनिक और फिजिकल से, तो आप क्या कीजिए, पहले इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए, फिर आप कीजिए कोई दूसरा पोर्शन जिसमें भी आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो। अगर ऑर्गेनिक आपको अच्छी लगती है, आपका बेस अच्छा है, तो आप ऑर्गेनिक को पहले कीजिए, और अगर फिजिकल आपको अच्छी लगती है तो आप फिजिकल को कीजिए, है ना। और फिजिकल में भी आप मेजर टॉपिक्स को पहले कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपने कम पढ़ा, बट जो भी पढ़ा आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया और आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब देखिए, मैंने जो एग्ज़ाम था अपना ड्यूरिंग MSc क्लियर कर लिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने MSc के साथ ही एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो देखिए, स्ट्रेटजी में हमें क्या जो है मतलब शामिल बातें करनी है वो कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि जो तैयारी है, अगर सपोज़ मैंने आज स्टार्ट की है तो मुझे कितना टाइम लगेगा इस तैयारी को कंप्लीट करने में। तो देखिए, मैं पहले अपना बता देता हूँ कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने उससे अराउंड 8 मंथ्स यानी लगभग 8 महीने पहले मैंने स्टार्ट की थी तैयारी, और उस टाइम पे मेरी MSc भी चल रही थी। उसके बीच में मैंने 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। सो मैं क्या करता था कि MSc को पढ़ना है, वहाँ पे हमारा टाइमिंग होती थी सुबह 9 से और शाम को 4:30 बजे तक की हमें डिपार्टमेंट में भी देना होता था। सो क्या है कि जब भी क्लासेस के बीच में कोई मुझे टाइम मिलता 1 घंटे का, तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेता, वहाँ पे पढ़ लेता। सो इसके अलावा जो भी टाइम था मैं 3 से 4 घंटे पर डे देता रहा, और जो लगभग 7 से 8 महीने में मैंने काफ़ी सिलेबस को कंप्लीट किया, और मैं इतना एबल हो पाया कि मैं इसको जो एग्ज़ाम है इसको क्लियर कर पाऊँ, है ना। तो देखिए, एक बहुत ही डाउट आता है कि सर MSc के साथ में हम कैसे कर सकते हैं, है ना। कि बहुत से लोग सोचते हैं कि चलिए MSc कर लेते हैं, उसके बाद ही अच्छे से तैयारी करेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ कि आप MSc जब से आपने ज्वाइन की है, आप 1-2 महीने में अपना सोच लीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, फिर उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो 2 साल MSc के मिले हैं, आप उनको भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, और ये भी है कि आप MSc के साथ ही JRF को भी क्लियर कर सकते हैं। सो देखिए, अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस, जो पेपर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। देखिए, बहुत लोग होते हैं जो उनकी बहुत सॉलिड तैयारी होती है, वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस भी की होती है उन्होंने, बट फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। जबकि दूसरे और ऐसे लोग होते हैं कि जो कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका क्लियर हो जाता है। अब देखिए, इनमें डिफरेंस क्या है
कि क्वेश्चन पेपर को यानी कि जो एग्ज़ाम है उसको अटैम्प्ट करने का डिफरेंस होता है। तो देखिए अटैम्प्ट करना आपको कैसे करना है, अटैम्प्ट करते टाइम देखिए 2 से 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर आपको नहीं प्रैक्टिस है तो कई प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि एक हिंदी और इंग्लिश की जो हमारा पेपर है वो दोनों में आता है, दोनों लैंग्वेजेस में आता है। सो क्या करते हैं कि हम वही क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ रहे हैं फिर इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है वहाँ पे। सो हमें उससे बचना है। ट्राई कीजिएगा कि आप किसी एक लैंग्वेज में ही क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसकी अप्रोच पे आप टाइम इन्वेस्ट करें, ना कि लैंग्वेजेस को पढ़ने में आप टाइम वेस्ट करें, है ना। सो इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब एक दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि आप एप्टीट्यूड को छोड़ देते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि एप्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके क्लियर करने में एग्ज़ाम को। एप्टीट्यूड देखिए 30 नंबर का आता है, मैक्सिमम आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। सो अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग और बहुत एक बेसिक है, 10th लेवल का भी आपका है, तो 15 से 20 मार्क्स आप बहुत ईजिली उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए एप्टीट्यूड से, फिर आप जाइए केमिस्ट्री पे, ताकि इससे क्या होगा कि आप वहाँ भी 10 से 15 या 15 से 20 नंबर आराम से ईजिली ला सकते हैं। सो देखिए एप्टीट्यूड को आप अटैम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आप केमिस्ट्री पर जाएंगे। केमिस्ट्री का बी सेक्शन और सी सेक्शन जो है, सो बट यहाँ पे क्या है कि आप एक टाइम डिवाइड कर लीजिए आप जो अटैम्प्ट करने का। जैसे सपोज़ 3 घंटे एग्ज़ाम होता है, तो आप सेक्शन ए को 25 से 30 मिनट दीजिए, फिर आप नेक्स्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर आप दीजिए सेक्शन बी को। इससे अपना 1.5 घंटा कवर हो गया, और फिर आप लगभग 1.5 घंटा दीजिए आप सेक्शन सी को। तो इससे क्या होगा कि आप एक बाउंडेड रहेंगे टाइम के कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये अटेम्प्ट करना ही है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। सो इससे क्या, अगर सपोज आपने आधा घंटा दिया एप्टीट्यूड को, तो आप 5-10 मिनट पहले ही सोचने लग जाइए कि अब देखिए 5 से 10 मिनट बचे हैं और मुझे इतने क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, और अगर 1-2 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं देन नो इश्यू। फिर आप जैसे सेक्शन बी पे आते हैं, तो वहाँ पे आपको 40 में से 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो वो आपकी केमिस्ट्री का बेस होता है, आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, वो आपका चेक करता है। तो वहाँ पे आप लगभग 45 मिनट से 1 घंटे आप दे सकते हैं वहाँ पे, है ना, सफिशिएंट होगा। फिर आपके पास बच जाता है 1.5 घंटा। जो सेक्शन सी है उसमें मेजर चैलेंज क्या होता है कि आपको 60 क्वेश्चन हैं, आपको 25 अटैम्प्ट करने हैं। सो आपको जितने अटैम्प्ट करने हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको पढ़ के सिर्फ छोड़ देने हैं, तो वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आपको पहले आपको 60 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप उनमें सेलेक्ट करेंगे कि मुझे कौन सा करना है। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। सो आप कीजिए कि उसको जो क्वेश्चंस आप पे आते हैं आप उनको तो टिक करते जाइए, जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट है आप उनको कहीं मार्क कर दीजिए कि हम जब वापस सेकंड राउंड में आएंगे तो उसको कवर करते चलेंगे, है ना। तो इस तरीके से टाइम बाउंडेड अगर आप अटैम्प्ट करते हैं पेपर को, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। सो इस वीडियो में अब तक हमने देखा कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्या है, उसकी बुक लिस्ट क्या थी और हमें उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, ओवरऑल स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। सो इसी के साथ मैं वीडियो में एंडिंग की तरफ जाते हुए सबसे पहले तो डीकेटी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कराया ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, जो कि आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प करेगा उनकी प्रिपरेशन में, है ना। और इसी के साथ ही जो अभी नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं सीएसआर नेट जेआरएफ के, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक कोट के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन ही नहीं है मंजिल मेरी अभी तो आसमान बाकी है। थैंक यू।